बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक की जानिब से जो एक 100 लेक्चर्स की सीरीज है, उसके एक नए लेक्चर को लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जैसा कि जानते हैं, हम माहिरीन को भी, मुतलका जो फील्ड के माहिरीन हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेते हैं और कोशिश करते हैं कि डिबेट जनरेट हो। उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी इंटरेक्शन जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आज जुडिशरी के बारे में। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की तीनों ब्रांचेस, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, इंटरकनेक्टेड है। जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आइन, कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे, कोई भी गवर्नेंस सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। हम पहले भी ये आए डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर्स में कि हुकूमत के प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी ऑर्गन्स सारे इंटरकनेक्टेड हैं और इनका बुनियादी मकसद ये है कि जो गुड गवर्नेंस है, रियासत के ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो सर्विस डिलीवरी है और जो पब्लिक इंटरेस्ट है, उनको सारे इदारे मिल के पूरा करें, जो कि बेस है, फाउंडेशन है उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो हमने रियासत के साथ किया हुआ है। इफ वी टॉक अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज आवर सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट। उसमें हमने अपने सर्टन पावर्स जो है वो रियासत को दी हैं, एंड द स्टेट हैज द अथॉरिटी, द सॉवरेनिटी इंटरनली एंड एक्सटर्नली टू इम्प्लीमेंट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हमने मुकर्रना के बारे में भी बात की, हमने एग्जेक्टिव के बारे में भी बात की। आज हम जुडिशरी के बारे में बात करेंगे, अदलिया के बारे में बात करेंगे, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तमाम जितने भी रियासत के इदारे हैं, अपने कॉन्सेप्ट के लिहाज से वो एक इर्तिका के जरिए मौजूदा निज़ाम में आए हैं, बिकॉज इट इज़ अ डेवलप्ड गवर्नेंस सिस्टम। तो जैसे ही इज्तिमाई लाइफ का आगाज हुआ, तो जितने भी कवानीन बने उन पे इम्प्लीमेंट हुए, उसके साथ कवानीन की तशरीह करना, कवानीन के मुताबिक फैसले करना एक थर्ड पार्टी की हमेशा भी अहमियत रही। अब हम देखते हैं, अब जब हम छोटी कम्युनिटीज में भी रहते हैं तो हमें एक थर्ड पार्टी इनहेरेंट, टुडे आई एम हैविंग नेट इशू। हम दोबारा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने लेक्चर में जुडिशल रिफॉर्म्स, जुडिशरी की अहमियत और जो जुडिशरी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रियासत कैसे पूरा कर सकती है उसके बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि जो एक इवोल्यूशन है, उसके जरिए हमारे जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी या अटैच्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो कायम होके, इवॉल्व होके अब मौजूदा जो जदीद निज़ाम हुकूमत है उसमें काम कर रहे हैं। आप देखेंगे इज्तिमाई लाइफ में जहाँ कानून साजी, कानून का बनना इम्पोर्टेंट रहा है, फिर कानून का इम्प्लीमेंट होना इम्पोर्टेंट रहा है, उसमें हमेशा से इनहेरेंटली, बाय डिज़ाइन, बाय फॉल्ट, कम्युनिटीज़ के अंदर इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कानून बने और जो इम्प्लीमेंट हुए उनके ऊपर इंसाफ का निज़ाम कायम किया जाए। तो व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशरी, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड इट इज एन इनहेरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस। ये गवर्नेंस का एक इनहेरेंट कॉन्सेप्ट है। अब इवोल्यूशन के जरिए ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से बाइफरकेट हुआ है, इवॉल्व हुआ है, या इसकी अहमियत बढ़ी है, ये एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के जरिए आपको पता होना चाहिए। बुनियादी तौर पे पावर्स आप देखें, चाहे वो कानून साजी की हैं, अमलदारी की हैं, या उसको तशरीह करने की हैं, वो एक ही इदारे से निकली। आपने किंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। द किंग्स वर द लेजिस्लेचर, दे वर द एग्जेक्टिव एंड दे वर द जुडिशरी। फिर बाद में सेपरेशन ऑफ पावर्स आई। पावर्स जब बाइफरकेट होना शुरू हुई और पावर्स जो है उनको बताया गया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में एक्चुअली पावर्स बिलोंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ द वर्ल्ड। आई जस्ट यूज द वर्ड पाकिस्तान। एक इवोल्यूशन में जितने भी सोसाइटीज थी, वो उन सोसाइटीज के अंदर लोगों की पावर्स ही रही, एक इर्तिका हुआ। कमिंग बैक टू पाकिस्तान, अभी हम थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कॉन्सेप्ट के बारे में करेंगे। व्हाई जुडिशरी? Judiciary is an inherent part of the governance system. It is one of the three primary institutions of the governance. अब अगला क्वेश्चन है, why should an independent judiciary? Because
जब इम्प्लीमेंट करेगी इंतजामिया, तो फिर इम्प्लीमेंटर ही डिसाइड नहीं कर सकता अपनी फेट को। तो एक इनहेरेंटली एक थर्ड पार्टी की जरूरत हुई जो गाइड करे, जो उसको देखे मामलात को। तो जुडिशरी जो है एक स्ट्रक्चर के अंदर इनहेरेंटली एक अलहदा पोजीशन में आती है, एक सेपरेट। पहले किंग की सारी पावर्स जब एक निज़ाम के तहत, एक डेमोक्रेसी के निज़ाम के तहत या चेक्स एंड बैलेंसेस के निज़ाम के तहत डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो कोशिश ये की गई कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया जाए। वाई जुडिशरी? इट इज इनहेरेंटली a compulsive institution of governance. Why independent judiciary? To have a better governance. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो किसी भी मुआशरे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कोई भी सोसाइटी जो है वो रूल ऑफ लॉ, जस्टिस के बगैर नहीं रह सकती। अब एक पूरा एक सिस्टम इवॉल्व हुआ है दुनिया में, मुख्तलिफ तरीके से जुडिशरी काम करती रही है। वो एग्जेक्टिव का हिस्सा भी रही है, एग्जेक्टिव के तहत भी उसने काम किया है। वो एग्जेक्टिव, हम उधर से ही शुरू करेंगे जहां से हमारी बात हो रही थी। तो एग्जेक्टिव ने, द रिलेशनशिप ऑफ जुडिशरी विद लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दुनिया के मुख्तलिफ जो निज़ाम है उसमें मुख्तलिफ तरीके से काम होता रहा है। वो इंडिपेंडेंट भी रही है। वो कभी जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर का हिस्सा भी रही है, और प्राइमरली क्योंकि एग्जेक्टिव और जुडिशरी का एक डायरेक्ट रिलेशन है, तो वो एक ही ऑर्गन हुई है, इंडिपेंडेंस भी हुई है, एक मिक्स तरीके से भी उन्होंने काम किया है। मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल, एक 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 आई एम जस्ट गोइंग टू कोट वन थिंग, कि जो उस्मानिया खिलाफत थी उसमें समरी ट्रायल था, कि समरी के जरिए बड़े से बड़े ट्रायल होते थे। व्हेन यू टॉक मोस्ट ऑफ, अगर आप में कोई लॉ स्टूडेंट्स हैं तो वो जानते होंगे कि जो समरी ट्रायल है, दैट इज अ शॉर्ट ट्रायल, सममेरली डन। थोड़ी सी एविडेंस आती है और उसके ऊपर जल्दी से जल्दी डिसीजन आता है और एग्जीक्यूशन होती है। तो बरतानिया का जो निज़ाम था वो बहुत ही तवील था। उसमें एविडेंस आती थी, फिर उसके ऊपर एविडेंस आती थी, फिर एक पूरा ट्रायल होता था। तो दे सेंट देयर लीगल एक्सपर्ट्स टू खिलाफत उस्मानिया। उन्होंने भेजा और उन्होंने देखा कि जो खिलाफत उस्मानिया में जुडिशरी का निज़ाम है वो बड़ा पोर्टेंट है, और वहाँ पे डिसीजंस बहुत जल्दी होते हैं। तो उन्हें ये बताया गया कि जो हमारा प्रोसेस है वो एक समरी ट्रायल के ऊपर है, और समरी ट्रायल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर दे जस्ट ट्राई टू रेप्लिकेट, वो हो ना सका। ये बात करने का मकसद ये था कि आपको भी पता हो कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है हमने बरतानिया से इनहेरेंट किया है। जो ये एक इनहेरिटेड सिस्टम है, ये एक टाइम लेता है। इसमें जो एविडेंस का प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा लेंथी है, और बरतानिया की इसके ऊपर एक तारीख है। बरतानवी ये भी कहते हैं कि बरतानिया के में ये भी एक तस्वुर पाया जाता है कि जस्टिस कोर्ट्स नहीं देती, जस्टिस सोसाइटी देती है। तो सो दे बिल्ड देयर सोसाइटी इन अ वे कि सोसाइटी से बहुत कम केसेस जुडिशरी के पास है। अभी भी अगर आप बरतानिया में काम करें तो अगर बरतानिया में या दूसरे निज़ाम में देखें, अभी भी दे टेक देयर टाइम। लेकिन जो उनका एक स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कोर्ट्स में नहीं जाते। सोसाइटी की नॉर्म्स वैल्यूज इतनी अच्छी हैं कि दे जस्ट सेटल देयर इश्यूज इन द सोसाइटी। फिर लोकल गवर्नमेंट्स के इदारे हैं, एग्जेक्टिव इतना अच्छा काम करती है कि सोशल और एग्जेक्टिव ब्रीचेस जो हैं वो बहुत कम रह जाती हैं, जो कि बाद में जाके कोर्ट में देखती है। कमिंग टू द पाकिस्तान स्पेसिफिकली, अब पाकिस्तान ने एक इनहेरिट किया है जी जुडिशियल सिस्टम बरतानिया से। पाकिस्तान के जितने भी प्राइमरी इदारे, इवन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी हमने इंपोर्ट किया है, इनहेरिट किया है। पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम देख लें, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। जुडिशियल सिस्टम जो है वो डायरेक्टली जो है वो रिलेट करता है लेजिस्लेचर के साथ और एग्जेक्टिव के साथ। गुड गवर्नेंस के लिए पूरा गवर्नेंस सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा, उस वक्त तक जुडिशरी भी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन आज वी आर गोइंग टू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट द रोल ऑफ जुडिशरी इन ऑर्डर टू मेक पाकिस्तान गवर्नेंस बेटर। अब अगेन द फर्स्ट क्वेश्चन आई जस्ट आस्क यू, कि जब भी आपने किसी भी इदारे की बात करनी है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि व्हाट्स कॉन्स्टिट्यूशन सेज। अगर आपने जुडिशरी की बात करनी है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि व्हाट्स कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट।
अब सारी आपको हिस्ट्री का पता है कि 1949 में क्या हुआ, 56 में 62 कॉन्स्टिट्यूशन, देन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 18th अमेंडमेंट दैट इज आल्सो चेंज द डायरेक्शंस एंड ऑपरेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अब प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपने देखना है कि जुडिशरी का इदारा, हमने एक लेक्चर पहले किया था कि वी टॉक्ड अबाउट 5 फंडामेंटल थीम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फेडरलिज्म था, पार्लिमानी गवर्नेंस थी, ह्यूमन राइट्स था, और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन, जो रियासत के प्राइमरी इदारे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं, उनको इस्टेब्लिश करता है। तो पाकिस्तान की मुकन्ना, पाकिस्तान की इंतजामिया के साथ जो प्राइमरी हमारा इदारा है वो जुडिशरी का है। और जुडिशरी का इदारा कहाँ से स्टेब्लिश हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से। तो दो जुडिशरी हैज ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब आप अगर इसको देखें, देर आर 37 डायरेक्ट, 37 के करीब कॉन्स्टिट्यूशन के 280 आर्टिकल्स हैं। 37 आर्टिकल्स में जो हमारी एक जुडिशरी है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी, इसके ऑपरेशंस क्या होंगे, इसके प्राइमरी अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेसेस क्या होंगे, कंटेम्प्ट क्या होगी, और फिर इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, और इसकी पावर्स क्या। तो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट जुडिशियल रिफॉर्म, सबसे पहले आपने आर्टिकल 175 से आर्टिकल जो 212 है वहां जाके कॉन्स्टिट्यूशन में देखना है, और आपने इमेजिनेशन ये डेवलप करनी है कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान में जुडिशरी की बुनियाद है। और ये जो 37 आर्टिकल्स हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तब्दीली जो है वो वक्त के साथ होती है। द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिफॉर्म इज एवोल्यूशन। तो क्या इर्तिका के जरिए ये जो 37 प्राइमरी आर्टिकल्स हैं जुडिशरी के, क्या इनमें तब्दीली होनी चाहिए? एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई थिंक ये जो 37 आर्टिकल्स हैं ये वेल प्लेस्ड है, लेकिन कुछ जगह पे यहाँ पे तरामीम की जरूरत है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब आप इसमें देखेंगे जी, अगर आप देखें पार्ट 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का जी, उसमें जो चैप्टर 1 है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुडिशरी के बारे में बात करता है, आर्टिकल 175 से आर्टिकल 175 पे। 175(3) इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें आप देखेंगे कि जो प्रोग्रेसिवली जुडिशरी को इंतजामिया से अलहदा कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जो सिस्टम इनहेरिट किया था उसमें जुडिशरी जो थी, कॉलोनियल इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो एग्जेक्टिव के तहत काम करती थी। आपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का निज़ाम सुना होगा, डेप्टी कमिश्नर, डेप्टी कमिश्नर जो था वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो डिस्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर भी था, और वो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी था, जिसे हम नाज़िम कह सकते हैं। तो द ऑफिस ऑफ डेप्टी कमिश्नर वाज अ किंग एक्चुअली। तो जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो जिसके ऊपर 175(3) की क्लॉज वेरी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सेपरेशन ऑफ एग्जेक्टिव फ्रॉम द जुडिशरी। उसके तहत फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑफिस बाद में प्रोग्रेसिवली 30 साल में खत्म कर दिया गया, और अब जो है वो जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट तौर पे काम कर रही है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जेक्टिव, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर। और जो जुडिशियल क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि शायद जो एक चेक्स एंड बैलेंसेस है उसमें जो पावर है जुडिशरी की, वो बाकी इदारों से ज्यादा है। अब अगर आप इसका चैप्टर 2 देखें, उसमें जो एक हिरारकी पूरी, आप वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिरारकी। देयर आर बेसिकली 4 प्रिंसिपल टाइप ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान, एंड वी टॉक अबाउट द मोस्ट एलिवेटेड इंस्टीट्यूशन। उसमें सुप्रीम कोर्ट 176 आर्टिकल से लेके 191 तक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स बहुत कम है, बेसिकली एपलेट जो है वो कोर्ट है। उसके बाद जो चैप्टर 3 है जी, वो हाई कोर्ट्स के बारे में बात करता है, आर्टिकल 192 से 203 तक। 199 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देखते हैं कि जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी है, लफ्ज ही मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, सुपीरियर जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है और जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, उनके पास एग्जेक्टिव रिव्यू और जुडिशियल रिव्यू की पावर्स हैं। पाकिस्तान में मुकन्ना जो भी लेजिस्लेशन करे,
सुपीरियर कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो उन्हें स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं ऑन द प्रीटेक्स्ट के दीज लेजिस्लेशंस वर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जुडिशरी के अलावा इसके अलावा जुडिशरी के पास ये भी पावर है कि एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट वेदर पॉलिटिकल और द ब्यूरोक्रेटिक एग्जेक्टिव, वो जो भी नोटिफाई करेगी चीज, ऑर्डर पास करेगी, दैट इज आल्सो सब्जेक्ट टू द स्क्रूटनी ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स। तो आप ये देख सकते हैं कि इन अ वे जो पाकिस्तान में जुडिशियल पावर्स हैं, जुडिशरी के पास इतनी ज्यादा हैं कि वो रेगुलेट कर रही है हमारी एग्जेक्टिव को भी और हमारी मुक्कनना को भी। इवन जो इफ्तिखार चौधरी साहब थे वो ये कहते थे कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट मैटर नहीं करती, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर करती है, एंड वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उनकी बात पे एतराज मेरा प्राइमरी इसलिए बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी तो लेजिस्लेचर है, सो नो वन कैन डिनाई द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, एंड व्हेन वी टॉक लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर हैज आवर पावर्स, द पावर ऑफ द पब्लिक, जो हम उसे डेलीगेट करते हैं। इसके बाद जी फिर आप अगर आर्टिकल 212 का देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के ट्रिब्यूनल्स भी हमने बनाए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप बाकी देखें, दूसरी जो हमारे एडजुडिकेटर है उसके इश्यूज भी हैं। थोड़ी सी हम हिरारकी की दोबारा बात कर लेते हैं जी। हिरारकी में अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट है जी, फेडरल शरीयत कोर्ट है, हमारे हाई कोर्ट्स हैं जी, हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं, हमारे कोर्ट्स ऑफ सेशंस हैं, फिर स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स भी हैं जैसे बैंकिंग कोर्ट्स हैं, एंटी करप्शन कोर्ट्स हैं, FIA की कोर्ट्स हैं, दूसरी कोर्ट्स हैं। बुनियादी मकसद ये है कि कोई भी एग्जेक्टिव ऑर्डर है उसके अगेंस्ट एक अपील लाजमी लाए करेगी। आपके साथ आपका अगर लाइसेंस का इशू आ जाए, आपके ऊपर कोई भी फाइन हो, कोई भी क्रिमिनल चार्जेस आपके ऊपर अगर राइज हो, तो वो मैटर जो है लाजमी कोर्ट में जाके सेटल होगा। इसके अलावा अगर आप CRPC पढ़ें तो उसमें जो कोर्ट्स की ज्यूरिस्डिक्शन है, ऑपरेशंस के लिहाज से, फिनेंशियल स्लैब्स के लिहाज से, और दूसरे जो उनके पावर्स हैं उनके लिहाज से भी डिटरमिन है। व्हेन यू टॉक अबाउट जुडिशरी, तो देर आर प्राइमरी टू ब्रांचेस, द सिविल ब्रांच एंड द क्रिमिनल ब्रांच। क्रिमिनल ब्रांच का आपको पता है कि जहाँ पे क्रिमिनलिटी अराइज होता है, PPC आपने पढ़ा होगा, देर आर मोर देन 550 ऑफेंसेस, देन देर आर स्पेशलाइज्ड ऑफेंसेस, लेजिस्लेशन होती रहती है, उसमें ऑफेंसेस डिटरमिन होते रहते हैं। Where there is an offense that pertains criminal justice system of Pakistan, that pertains the criminal side of the judiciary, और फिर जो दूसरे सिविल हैं, सिविल के बारे में जहाँ पे हमारे मैटर ऑफ राइट्स हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी के भी हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी के भी हैं, उसमें गुडविल भी शामिल है, उसमें डिग्निटी भी शामिल है। तो प्राइमरली जो एक जुडिशरी पाकिस्तान की है उसमें एक सिविल पार्ट है और एक क्रिमिनल पार्ट है। अब हम बात करेंगे कि क्योंकि स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिफॉर्म्स, तो सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट की बात की, वाई जुडिशरी। फिर हमने प्रेवलेंट सिचुएशंस की बात की कि इंडक्शन कैसी है, ऑपरेशंस कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसी है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कैसी है, क्या जुडिशरी ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर रही है। किसी भी इदारे के बारे में जब आपने उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल बी आस्किंग कि उसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो प्राइमरीली इनहेरेंट डिजाइन में शामिल होते हैं, वो पूरे हो रहे हैं। क्या जुडिशरी इंसाफ कर रही है, यू नो। क्या जुडिशरी टाइमली डिसीजंस कर रही है, यू नो। क्या जो बैकलॉग इतना क्यों ज्यादा है, या जो जुडिशियल पॉलिसी है उसके मुताबिक काम हो रहा है, क्या फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, क्या एग्जेक्टिव रिव्यू क्वालिटेटिवली हो रहा है, क्या कोर्ट्स जो हैं वो अपने डिसीजंस इंप्लीमेंट करवाने के काबिल हैं। तो जितने भी उनके इनहेरेंट और फिर जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे हो रहे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं और आप इसको बेहतर तरीके से गेज कर सकते हैं। अगर आप डाटा इसमें से निकालें, बैकलॉग के लिहाज से, कन्विक्शंस के लिहाज से, टाइमिंग्स के लिहाज से, आप देखेंगे कि देर आर सीरियस इश्यूज। आई विल नॉट बी रिफरिंग डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल रिपोर्ट्स which grade our judiciary at 130, 135, 140. That is something else. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, और जो हमारे गवर्नेंस सिस्टम है उसको इम्पोर्टेंटली आपने देखना है। आइसोलेशन में जुडिशरी की परफॉर्मेंस और रेगुलेशन की बात नहीं हो सकती। वी हैव अ फंक्शनल लेजिस्लेचर, वी हैव अ फंक्शनल एग्जेक्टिव,
फिर हमने देखना है कि जुडिशरी की परफॉर्मेंस क्या है। अनफॉर्चुनेटली नीदर वी हैव फंक्शनल लेजिस्लेचर नॉर एग्जेक्टिव, सो देर आर सो मैनी गैप्स। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू द प्राइमरी प्रिंसिपल्स, द प्राइमरी ऑफिसेस और द प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स। उसके नीचे आपने फिर लेजिस्लेशन कर। अब इतनी प्रोटेक्शन लीगल नहीं दी जा सकती कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को ही इस तरीके से बनाया जाए कि उसमें सारे प्रोसीजर्स भी आ जाएं, सारे स्ट्रक्चर्स भी आ जाएं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जो है वो तो लाखों सफात पे होगी और कोई पढ़ेगा उसको नहीं। जाहिर है एक बुक है जिसमें प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसके नीचे लेजिस्लेशन होने की जरूरत। देर आर 280 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उसके नीचे जो लेजिस्लेशन होनी चाहिए थी वो हुई नहीं पाकिस्तान में। अगर आप फंडामेंटल राइट्स देख लें, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सब्जेक्ट टू लॉ। अब जब हम लॉ की बात करेंगे उसके ऊपर ना लेजिस्लेशन हुई है ना कोई प्रॉपर डेडिकेटेड लेजिस्लेशन हुई है, तो देर इज अ वैक्यूम। तो सबसे पहले हमें वैक्यूम नजर आया लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर मुकन्ना का काम है कानून साजी, और वो कानून साजी करते नहीं है। आप देख लें 5 साल का टेन्योर होता है, कितने लेजिस्लेटर्स होते हैं जो लेजिस्लेशन करते हैं। लेजिस्लेशन जो है वो भी मैनूवर्ड किस्म की होती है। देयर आर 2 or 3 लेजिस्लेटर्स फ्रॉम ईच पार्टी एंड दे मैनूवर द लेजिस्लेशन। हमारे सिस्टम का पहला वैक्यूम कहाँ से शुरू होता है कि लेजिस्लेचर लेजिस्लेट ही नहीं करता। जब लेजिस्लेशन नहीं होती तो देयर आर गैप्स, लॉ गैप्स, डेलीगेटेड लॉ के गैप्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के गैप्स हैं, वो गैप्स होते हैं। अब उन गैप्स की वजह से वैक्यूम क्रिएट होता है और वो इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज भी आते हैं, और गैप्स के अंदर जो इंतजामिया है वो अपनी मर्जी की इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो वी नीड टू कवर दीज गैप्स। अब हम जुडिशरी की बात कर की हमने क्या, जुडिशरी के इदारे के ऊपर अगर हम सारे कवानीन लगाएं रिफॉर्म्स के, और फिर हम देखते हैं कि जुडिशरी को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। क्योंकि जुडिशरी अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरे नहीं कर रही, इसलिए जुडिशरी को रिफॉर्म्स करना पड़ेगा ताकि ये अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे करे। प्रोटेक्शंस देखनी पड़ेंगी, कंसेशंस देखनी पड़ेंगी, चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, लॉज को चेंज करना पड़ेगा, प्रोसीजर्स को ला चेंज करना पड़ेगा। देखें अभी अगर आप प्रोसीजर देखें तो 1898 का एक प्रोसीजर है, चाहे ना जो हमारा क्रिमिनल कोड का प्रोसीजर है या जो सिविल कोड का प्रोसीजर है, वो बहुत डिसअपॉइंटिंगली जो मौजूदा वक्त है उसके मुताबिक नहीं है। बल्कि हमारी जो सिविल लिटिगेशन है वो तो दैट इज अ बर्डन। अगर थोड़ा सा भी अगर आपने सिविल लिटिगेशन करनी है तो 20-20 30-30 साल लग जाते हैं। हाँ क्रिमिनल में शायद, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर, क्रिमिनल साइड में फिर भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, सिविल साइड में रिलीफ नहीं मिलता। उसकी भी ये रीजंस हैं कि लेजिस्लेचर काम नहीं करती, एग्जेक्टिव काम नहीं करती। बीइंग एग्जेक्टिव ने भी लॉ इम्प्लीमेंट करना होता है, तो अगर एग्जेक्टिव अपने काम अच्छे तरीके से करे तो जुडिशरी पे बर्डन कम हो सकता है, बट इट डज नॉट गिव द जुडिशरी द एक्सक्यूज कि उनकी परफॉर्मेंस में दूसरे इदारों की तरह बेहतरी क्यों नहीं आ रही। अब हमने ये देख लिया कि जी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है जुडिशरी। अब जुडिशरी की जब जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करेंगे सबसे पहले हम लॉज देखेंगे। अब लॉज जो है उसके बारे में बात करते हैं। लॉज जो है क्या वो स्टेबल हैं, क्या जुडिशरी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से लॉज कैसे हैं, और फिर जो ऑपरेशंस हैं उनके लिहाज से हम लॉज देखते हैं कैसे हैं, ताकि जो एक जुडिशरी का पर्पस है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, क्या वो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा। अगर आप जुडिशरी के लॉज देखें तो जुडिशरी के पास इंडिपेंडेंस है। पाकिस्तान के तमाम इदारों की तरह जुडिशरी भी ये चाहती है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी ना हो। तो जुडिशरी की जो अकाउंटेबिलिटी है वो जुडिशरी ने खुद ही करनी है। होना ये चाहिए कि जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेचर करे, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लेजिस्लेचर इट मींस के पीपल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी इदारा जो है वो अकाउंटेबिलिटी के बगैर नहीं चल सकता। और पाकिस्तान में सारे इदारों का ये कहना कि हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी ना करे, वो बिल्कुल एक इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। सब इदारों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी किसको करनी चाहिए, अवाम को करनी चाहिए। और अवाम कैसे करेंगे, थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स, थ्रू लेजिस्लेचर। और पाकिस्तान में सबसे कमजोर इदारा वैसे
लेजिस्लेचर का, बाकी सारे इदारे मजबूत हैं। अब जुडिशरी के अगर हम लॉज देखें, वही रिडंडेंट लॉज हैं। प्रोसीजर्स देखें, सब्सटेंटिव लॉ भी रिडंडेंट है, प्रोसीजरल लॉ भी रिडंडेंट है। हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स क्रिमिनल ट्रायल कराने की सलाहियत इसलिए भी नहीं रखती कि जो लॉज हैं और जो प्रोसीजरल लॉ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल लॉ जो है वो प्रीवेल करता है सब्सटेंटिव लॉ से। ऐसे ही हमारी सिविल लिटिगेशन आप देख लें। तो सबसे पहले हमें लॉ सिंप्लीफाई करने होंगे। पाकिस्तान को रिफॉर्म, लोग कहते हैं आइडियली एक आइडियल चीज है, पूरी दुनिया में हुआ है। पाकिस्तान को रिफॉर्म करना है तो आपने पाकिस्तान का सारा लॉ नए सिरे से लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। आप 1930s 1940s इवन 1880 1890 के दिहाई के सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉज के साथ किसी भी इदारे को आगे नहीं लेके जा सकते। जुडिशरी इज वन ऑफ देम। So the foremost thing is to reform judiciary by coding and recoding laws. अच्छा, इसके बाद जो दूसरी इसकी फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, फिर इसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी चाहिए। अब जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में करेंगे, जिसके ऊपर बहुत सारी बहस होती है कि इंडक्शन जो है लॉयर जजेस की, या जो रिक्रूटमेंट है, या जो प्रमोशन और रिटेंशन है, उसका निज़ाम कैसे होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है कि सिविल जज का भी क्राइटेरिया है, एडिशनल सेशन जज का भी क्राइटेरिया है, लेकिन जस्टिस का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप हाई कोर्ट के जो एक चैप्टर है हमारा चैप्टर 3, उसमें जाके अगर आप जस्टिस की रिक्रूटमेंट का तरीका देखेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, एक बार का नुमाइंदा है, अटॉर्नी है, तो आप ये देखेंगे कि दैट कैन इजली बी मैनिपुलेटेड। वो उसको मैनिपुलेट किया जाता है और मैनिपुलेट वो होता भी है। तो जुडिशरी ने क्योंकि लॉज को इंटरप्रेट करना है, एक केस लॉ के ऊपर अगर एक जजमेंट फिनैलिटी लेती है तो तमाम इंतजामिया पे उस पर अमल दरामद करना जरूरी हो जाता है। आई हैव सीन जजमेंट्स जो फिनैलिटी लेती हैं और जो एक केस लॉ के ऊपर लेती हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनली जो है आपको उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेटल हुआ होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ सेटल हुआ होता है, लेकिन क्योंकि वो उस तरीके से सेटल नहीं हुआ होता, तो अगर वो फिर आप अगर इंतजामिया में या दूसरे ऑफिस में उसको इम्प्लीमेंट करें, तो उसको इम्प्लीमेंट करने से स्ट्रक्चरल इश्यूज भी आते हैं। जुडिशरी में उन लोगों को होना चाहिए जो अपने प्रोफेशन में लीगल स्किल्स में सबसे ज्यादा लायक हो। तो आपने जजेस कौन से लेने, जो सबसे ज्यादा लायक हो। अब पहले पाकिस्तान में ये निज़ाम था कि अब जजेस के इंडक्शन का जो मुझे सबसे पहला इख्तलाफ है कि लॉयर ही जज बनेगा, सिविल जज, एडिशनल सेशन जज और जस्टिस। और स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है, क्योंकि आपने एनवायरनमेंट, क्योंकि व्हेन यू हैव एग्जेक्टिव रिव्यू, व्हेन यू हैव जुडिशियल रिव्यू, तो यू नीड स्पेशलाइज्ड जजेस हु कुड राइट जजमेंट्स ऑन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, टैक्सेशन, साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इश्यूज हैं, साइबर क्राइम्स के इश्यूज हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद तो फिर आपको स्पेशलाइज्ड जजेस चाहिए, क्रिमिनल के भी चाहिए, रेवेन्यू के भी चाहिए, टैक्सेशन के भी चाहिए, इन्वायरमेंट के भी चाहिए, साइंस के भी चाहिए, टेक्नोलॉजी के भी चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यूज है। हमारे लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटर्स भी जर्नलिस्ट्स हैं, हमारे एग्जेक्टिव में पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी भी जर्नलिस्ट हैं, और हमारी जुडिशरी भी जर्नलिस्ट जजेस पे मुश्तमिल होती है। एंड दिस इज द प्राइमरी इशू ऑफ कैपेसिटी। यहाँ से हमारा कैपेसिटी क्राइसिस शुरू होता है, क्योंकि जब आप पावर देते हैं किसी इदारे को, तो उस इदारे ने वो पावर अच्छी कैपेसिटी के जरिए की जाती है। एक्चुअली पाकिस्तान फेसेस अ कैपेसिटी क्राइसिस। स्पेशलाइज्ड चीजें हो गई हैं, लेकिन अभी भी हम जर्नलिस्ट के ऊपर देखते हैं। अगर आप जजमेंट्स देखें, तो क्रिमिनल लॉ के ऊपर हमारी जजमेंट्स बेहतर होती हैं, और बहुत से लॉज के ऊपर हमने जजमेंट्स ऐसी देखी हैं कि मीन्स के ऑडिट के ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर भी जजमेंट्स हुई हैं, फाइनेंशियल इरेगुलेटरी जो प्रैक्टिस है उनके ऊपर भी देखी हैं। तो वो एक्सपर्ट्स का काम है, तो वो एक्सपर्ट्स नहीं होते जजेस, जर्नलिस्ट होते हैं, तो इश्यू होता है। लॉयर्स की रिक्रूटमेंट 3 टियर है, होनी चाहिए, लेकिन ये कंपेटिटिव होनी चाहिए, और ये बार और बेंच के दरमियान नहीं होनी चाहिए। एनी पर्सन को ज्वाइन, क्योंकि जब आप एक कंपेटिटिव एग्जाम के जरिए रिक्रूटमेंट करेंगे, तो कंपेटिटिव एग्जाम शोज
द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन। तो वो कोई भी हो, क्योंकि दुनिया तो अब डिग्री लेस चली गई है। अगर आप मतलब मीन्स के अब ये क्राइटेरिया ही नहीं है कि यू आर अ लॉयर, आपने एलएलबी किया है, आपने 2 साल प्रैक्टिस जैसे भी की है, यू विल बी जज। एनीवन कुड बी, क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट भी हो सकता है, सोशल साइंसेस का स्टूडेंट भी हो सकता है, राइटर भी हो सकते हैं, एनीवन कुड बी, एज लॉन्ग एज देयर इज अ सिस्टम। उसमें से जो भी गुजरेगा वो लाइक गुजरेगा। और जब आप इसको ओपन करेंगे अच्छा एचआर आएगा। कोई भी एचआर स्क्वीज करके अच्छा नहीं आ सकता, यू हैव टू मेक इट ओपन। पूरी दुनिया में ऐसे निज़ाम हो गया। इसमें रिक्रूटमेंट के ऊपर बहुत बहस होती है। आपने अब जुडिशरी का पूरा प्रोसेस देख लिया कि यहाँ भी एक फेडरल फॉर्म ऑफ जुडिशरी है। तो देयर आर सुप्रीम कोर्ट, देयर आर हाई कोर्ट्स, देन देयर आर लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स वैसे उन्हें कहना नहीं चाहिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सस्टेनेबिलिटी और रिटेंशन ऑफ जजेस। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिस्टम्स प्लेस हैं कि सिविल जज की ये होगी, परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन, एडिशन सेशन जज की ऐसे होगी, प्रमोशन कैसे होगी, रिटेंशन कैसे होगी, जस्टिस की कैसे होगी। कुछ सीनियोरिटी के प्रिंसिपल्स हैं, दूसरे हैं। लेकिन जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है वो विद इन इंस्टीट्यूशन। और पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में अगर आप थर्ड पार्टी नहीं लेके आएंगे जो उसको देखेगा, तो विद इन इंस्टीट्यूशन चीजें मैनेज हो सकती हैं। पहले भी हमने डिस्कशन की कि कभी भी आईजी जो है वो पीएसपी अफसर के खिलाफ इंक्वायरी नहीं करेगा। आप रिकॉर्ड देख लें, पिछले 10 साल का मैं आपसे कहूंगा कि आप रिकॉर्ड देखें। किसी भी पीएसपी आईजी ने किसी भी पीएसपी, एएसपी, एसपी, एसएसपी के खिलाफ प्रोसीड नहीं किया। ऐसे ही बहुत बड़े स्कैम्स आते हैं पीएस ऑफिसर्स के, लेकिन चीफ सेक्रेटरी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे होते हैं। चीफ सेक्रेटरी कभी भी उनके खिलाफ प्रोसीड नहीं करता। आप इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में जाके देखें, हैव यू एवर लिसन अनटिल अनलेस मोर पावरफुल पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो, जो पाकिस्तान में है। इवन पॉलिटिशियंस की तरफ से भी अगर कोई इन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई हो, हैव यू एवर लिसनड अ पीएसपी और अ पैस ऑफिसर प्रोसीडेड? मैंने नहीं सुना। कुछ इश्यूज हैं जहाँ पे बहुत ही सीरियस इंटरवेंशन आई है जो ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा था। तो पाकिस्तान में एक मैं आपसे क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो अकाउंटेबिलिटी है वो उसी इदारे को खुद करनी है, और जो हमारी सोसाइटी का निज़ाम है उसमें क्या हो सकती है, ये भी आपने देखा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके सारे इदारों में आएंगी, जुडिशरी में भी आएंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जब आप बात करेंगी, क्या एचआर की क्वालिटी है, क्या प्रोसीजर्स बेहतर हो गए हैं, क्या लॉज बेहतर हो गए हैं, क्या टाइमली मैनेजमेंट हो रही है, क्या जो केसेस का बैकलॉग है वो खत्म होगा, क्या जो टाइम लाइन्स हैं 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, उन पे अमल पैरा हो रही है, क्या बाकी जो एक टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के जरिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मैंने अनफॉर्चुनेटली बड़ी चीजें इसमें देखी हैं। कोर्ट में अगर आप जाएं तो वो ये भी अभी फर्ज करें, इफ आई एम अ जूनियर लॉयर, तो मेरा अगर नंबर आ चुका है कि माय केस विल बी हर्ड, ये राव साहब आपको इसके बारे में बताएंगे, हम 5 मिनट के बाद ओपन कर देंगे इसको। तो अगर कोई सीनियर लॉयर आ जाए तो उसका केस सुना जाता है, तो द बेसिक पर्पस ऑफ अ कोर्ट टू डिस्पेंस जस्टिस उधर ही खत्म हो जाता है कि कोई वकील का बड़ा चेहरा आता है तो उसका केस पहले सुना जाता है, और जो जूनियर लॉयर है उसका केस नहीं सुना जाता। अब जब आप जुडिशरी की रिफॉर्म की बात करेंगे, जहां हमने उसको इंटरकनेक्ट किया लेजिस्लेचर के साथ, एग्जेक्टिव के साथ, उसको बार के साथ कनेक्ट करना भी जरूरी है। बार के साथ अगर आप देखें तो लाइसेंस बार रखती है, बार ही सस्पेंड करती है। और मेरे ख्याल में बार के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए। बार जो है वो एक वेलफेयर का इदारा है, वो लॉयर्स की वेलफेयर के ऊपर काम करे। जो लाइसेंस देने की और मनसूख करने की अथॉरिटी है वो कोर्ट्स ही होनी चाहिए। सो दैट we principally agree कि there are issues from the side of judges, there are also issues from the sides of lawyers। तो जो लॉयर्स हैं वो कहते हैं कि जज बेंच की तरफ से इश्यूज है, और जब वो खुद बेंच में चले जाते हैं फिर वो कहते हैं नहीं बात की तरफ से इश्यूज है। लेकिन प्रिंसिपली बिकॉज इट्स अ स्टेट, तो प्राइमरली
इट शुड नॉट बी द बार, इट शुड बी द कोर्ट। उसका एक मैकेनिज्म बन सकता है। अगर लॉयर को पता है कि मेरिट के ऊपर मेरा जो है लाइसेंस कैंसल हो सकता है, तो फिर उनका तरीकाकार और होगा। जाहिर है लॉयर्स की जानिब से भी एक्सेसेस हैं, जिसकी वजह से जुडिशरी में रिफॉर्म्स नहीं हो सकती। लॉयर्स का इंटरेस्ट है, जजेस का इंटरेस्ट है, पॉलिटिशियंस का इंटरेस्ट है, पावरफुल इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट है। देर आर सो मैनी इंटरेस्ट लाइक ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस, सबका इंटरेस्ट है। लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट है दैट टॉक्स अबाउट टाइमली जजमेंट्स, जस्टिस, वो उस लिहाज से सिक्योर नहीं हो सकता। तो हमने निज़ाम ऐसा बनाना है जिसमें सबके इंटरेस्ट पीछे हों, और जो इंटरेस्ट ऑफ द पीपल है, दैट इज द पब्लिक इंटरेस्ट, वो सबसे इम्पोर्टेंट। जुडिशल पॉलिसीज के ऊपर हमने काम करना है, और उसमें जुडिशल पॉलिसीज ऐसी हों जिसमें जितने भी प्लेयर्स हैं, बार है, बेंच है, अवाम है, लिटिगेंट्स हैं, सारे के सारे उनको ऑन बोर्ड करके हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ जस्टिस जो है, वो जुडिशरी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। कोई भी जुडिशरी जब टाइमलाइन क्रॉस कर 3 महीने की जगह 4 महीने, 6 महीने की जगह 7 महीने, तो फिर जो पूरा सिस्टम ऑफ जस्टिस है मेरे नजदीक वो कोलैप्स कर जाता है। केस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केस मैनेजमेंट सिस्टम एग्जेक्टिव का देखें, लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर तो उस लिहाज से नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जेक्टिव का देखें और जुडिशरी का देखें और उनके दरमियान अगर आप कंपैरिजन करवाएं, तो बिकॉज आई हैव वर्कड इन बोथ इंस्टीट्यूशंस, तो जो एग्जेक्टिव का केस मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा बेहतर है, डिस्पोजल बहुत ही ज्यादा है। इफेक्टिव जुडिशियल पॉलिसीज होनी चाहिए। जुडिशरी को हर सूरत जो टाइम फ्रेम्स हैं उनके अंदर देना चाहिए। अब जुडिशियल इंटरवेंशन की भी बात कर लें, जो आखिरी पार्ट है मेरा, फिर वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस ने लिखा है, तो पाकिस्तान में सिंपलिस्टिकली अगर आप चीज़ों को देखें वो और तरह की हैं। देयर आर डिफेक्टो इश्यूज आर आल्सो, बहुत सारे डिफेक्टो इश्यूज हैं, इंटरेस्ट हैं, लॉबिंग है। क्योंकि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में भी पूरी लॉबिंग है, रिक्रूटमेंट से लेके बाद में केस मैनेजमेंट तक। किस लॉयर को केस देना है, किस जस्टिस को कौन सा केस मिलना है, किसके कौन को नहीं देखना। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में को 2 साल से देखें तो यू विल बी नोइंग। तो द होल इशू इज दैट वी नीड रेफॉर्मेशन, वी नीड टू रिफॉर्म जुडिशरी। हमने लॉज बेहतर करने हैं जुडिशियल परफॉर्मेंस के लिए, हमने जुरिस्डिक्शंस बेहतर करनी है, हमने बेहतर एचआर लेके आना है, हमने इसकी अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स बेहतर करने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली केस मैनेजमेंट के मसाइल हल करने हैं। कि इफ यू गो टू द कोर्ट मस्ट आंसर इट अकॉर्डिंग टू लॉ। और अब पाकिस्तान की तरफ से ये भी बहुत सारी मैंने जगहों पे देखा है कि दे डोंट डिमांड जस्टिस, दे डिमांड के जुडिशियल डिसीजंस आ जाए टाइम। कितनी बड़ी कंसेशन है। एक आया एक हदीस ने एक हदीस हमेशा मेरे जहन में रही कि काजी 3 तरह के होते हैं। एक काजी वो जिनको पता है कि इस केस में ज्यादती हुई है और वो जो मुजरम है उसको सजा देता है, ऐसा काजी जनती है। एक ऐसा काजी है जिसको पता ही नहीं चलता, उसके कैपेसिटी के क्राइसिस है और वो मुजरम को सजा नहीं दे सकता, उससे भूल हुई है, वो भी जहन्नमी है। और जो तीसरा काजी है जो जानबूझ के मुजरम को छोड़ता है, वो भी जहन्नमी है। तो क्योंकि ये एक डेलीगेटेड ट्रस्ट है अल्लाह ताला का, जज होना बहुत बड़ा रुतबा है, तो इसमें गलती की गुंजाइश भी नहीं है। ये हमारा पूरा एक बुनियादी प्रिंसिपल है जुडिशरी को लेकर। उसके साथ फिर हमने पूरे उसके प्रोसेसेस ठीक करने हैं। लॉयर्स की कैपेसिटी की इश्यूज हैं, उसमें विटनेसेस को हमने देखना है, हमने एविडेंस एक्ट अपना बेहतर करना है, हमने उसमें क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड्स बेहतर करना है, पूरे लॉज बेहतर करना है, एचआर बेहतर करना है, कैपेसिटी बेहतर करनी है, हमने टेक्नोलॉजी लेके आनी है, हमने रिसोर्सेज देनी है, फंड करना है। एक पाकिस्तान के जुडिशियल रिफॉर्म में ज़ाहिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर हम पढ़ चुके हैं, उस तीनों की सपोर्ट भी जुडिशरी की रिफॉर्म्स होने के लिए जरूरी है। रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा इशू है, जो सबसे बड़ा इशू है कि आप पाकिस्तान में अगर आपको जस्टिस चाहिए तो यू हैव टू पे,
सुप्रीम कोर्ट में अगर एक आम आदमी जाना हो तो एक लॉयर की 1 मिलियन फीस है। तो पाकिस्तान में आपको इंसाफ लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। तो पाकिस्तान का जो एक जुडिशियल सिस्टम है वो एक कैपिटलिस्टिक जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें गरीब आदमी का कोई हिस्सा नहीं है इंसाफ के। ऐसा सिस्टम पाकिस्तान की सोसाइटी में नहीं बनाया जा सकता। जो हमारा प्रोसिक्यूशन है वो भी बहुत वीक है, दूसरे भी हैं। तो इसको भी हमने देखना है कि कंपनसेशंस के ऐसे लॉज बनाने हैं कि लिटिगेशन के चार्जेस ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान में 2/3 से ज्यादा जो लिटिगेशन है वो फ्रिवलस है, या पार्ट ऑफ लिटिगेशन इज फ्रिवलस। तो ये कैसा जुडिशियल सिस्टम है, आप जिसके ऊपर मर्जी इल्जाम लगाए, आप एक FIR में उसका नाम डालें और वो 15-20 साल जलील होता रहे, और आखिर में आप हंस लें। लोग ब्लैकमेल करते हैं। बहुत से लोग जो है वो लिटिगेशन इसलिए करते हैं कि वो ब्लैकमेल करेंगे, वो फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं पैसा, उससे निकालते हैं, लोगों को जस्टिस मिलता नहीं, क्योंकि 20-20 साल एक आप FIR हो जाए तो आप तो आपका तो करियर एट स्टेक आ जाएगा। तो मोस्ट जो एक जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए कि जो झूठा लिटिगेंट है, चाहे वो क्रिमिनल लिटिगेशन में है, चाहे वो सिविल लिटिगेशन में है, अगर उसकी लिटिगेशन साबित नहीं हो तो ही हैज टू पे। उसे निशाने इबरत जब तक नहीं बनाया जाएगा तो पाकिस्तान में फ्रिवलस लिटिगेशन नहीं हो सकता। हमारे इदारों के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज होता है, हमें अपनी सोसाइटी को भी देखना पड़ेगा। सोसाइटी भी हमारी कैसी है हमें सबको पता है, क्योंकि जैसी सोसाइटी होती है वैसे इदारे होते हैं। पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम है, मैंने इन्वेस्टिगेटर के तौर पर, जुडिशियल ऑफिसर के तौर पे काम किया, अपने सिविल सर्विसेज में भी हूँ। आप यू कैन नॉट ट्रस्ट द पीपल, यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस सोसाइटी। सोसाइटी की वैल्यूज है ही नहीं ना। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ जुडिशियल ऑफिसर कि उसके सामने विटनेसेस आई हैं तो वो विटनेस के ऊपर एतबार करे, वो मुदई के ऊपर एतबार करे, इल्जाम लगा है उसके ऊपर एतबार करे, तो वो किसके ऊपर एतबार करेगा? वो ज़ाहिर है पुलिस वाले के ऊपर या इन्वेस्टिगेटर के ऊपर करेगा। तो वी नीड अ कम्प्रिहेंसिव अप्रोच, बट स्टिल विद इन अ सिस्टम जुडिशियल रिफॉर्म से चीजें बेहतर होंगी। और मैं सबसे, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इफ यू अप्लाई टेक्नोलॉजी, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिवली टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं, अपने प्रोसेसेस को, अपने प्रोसीजर्स को, अपने स्ट्रक्चर्स को टेक्नोलॉजी पे खड़ा करते हैं, तो बाय डिजाइन जो आपका 2/3 है, जो लैप्सेस होते हैं, क्रिमिनल लैप्सेस भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस भी होते हैं, और अनइंटेंड फुल चीजों के भी लैप्सेस होते हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे। सो जस्ट इसको टेक्नोलॉजाइज करें, हम अपनी जुडिशरी को ऑटोमेशन पे लेके जाएं, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, सारे के सारे ऑपरेशंस की वो लेके आए। अगर हम जुडिशरी को एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐसा रिफॉर्म करें कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी आ जाए, डाटा बेहतर हो जाए, डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिफिकेशन, वेरिफिकेशन बेहतर हो जाए, और एक्सेसेस ज्यादा हो जाए, मीन्स कि अगर एक नादरा से अगर डाटा चाहिए तो इट शुड नॉट बी एन इशू फॉर अ सिविल जज या मैजिस्ट्रेट, तो वो नादरा से फौरन एक्सेस कर ले। अब तो टेक्नोलॉजी के लिए हम बहुत आगे चली गई हैं, तो एक्सेस बड़ी आसानी से दी जा सकती है। इंटेंट के इश्यूज के ऊपर हमारी सारी, हमने सारा लेक्चर दिया। अब अगर इंटेंट अच्छी है जजेस की भी, लॉयर्स की भी, और एविडेंसेस की भी, तो फिर क्या वजह है कि जस्टिस नहीं हो रहा? क्योंकि प्रोसेसेस नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, सिंप्लीफाई लॉ करें, तो जुडिशियल डिसीजंस बेहतर से बेहतर दिए जा सकते हैं। मैं आखिर में फिर दोबारा कहूंगा कि पाकिस्तान में इंटेंट के इश्यूज हैं, लेकिन इंटेंट से कहीं ज्यादा इशू जो हैं वो हमारे इदारों के कमजोर होने के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली वीक होने के हैं, प्रोसीजर्स हमारे रिडंडेंट हैं, ऑब्सोलीट हैं। इफ वी ऑटोमेट दैम तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं, पूरी गवर्नेंस सिस्टम बेहतर हो सकती है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके 15 मिनट बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। राव साहब से हम बात करते हैं, हमारे दोस्त हैं, पार्टनर हैं रिपब्लिक पॉलिसी के साथ, और बड़े अच्छे लॉयर्स हैं, और बड़ी उसे क्या कहते हैं कि ओरिजिनल ओपिनियन देते हैं। उनसे बात करते हैं। जी राव साहब, अनम्यूट कर दें अपने आप को। जी राव साहब, जरा बताइएगा कि जुडिशियल रिफॉर्म्स पाकिस्तान में हो सकती हैं? राव साहब, कैन यू लिसन मी?
रासो कैन यू लिसन मी? अनम्यूट कर दें अपने आप को। चलें, राव साहब से बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जी के। एनीवन एनीवन एल्स वांट आस्क एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? जी, शहरोज पूछें, बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वाह। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर एक प्रोजेक्ट आया था 2022 के अंदर, तो मेरे ख्याल से तब अख्तर मिनल्ला साहब थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जी जी। जस्टिस रिफॉर्म प्रोजेक्ट के नाम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। सर एक ये बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट था, जिसके अंदर ये जो आपने लास्ट में स्पेशली बातें की हैं, डिजिटाइजेशन की बात हो रही थी, ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात थी, केस लोड मैनेजमेंट, और जो इनका क्राइटेरिया जजिस था हाई कोर्ट का, ये था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दूसरे जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनकी वजह से मेरे ख्याल से वो सारा उधर का उधर ही प्रोजेक्ट रह गया, और जैसे ही वो एलिवेट कर गए सुप्रीम कोर्ट में, वो प्रोजेक्ट उधर ही खत्म हो गया। सर दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है सर, जब हम लोअर जुडिशरी, कहना नहीं चाहिए, चलें ना, हम कर लेते हैं लोअर जुडिशरी, इसमें सर अगर देखें तो हमारी जो बार्स हैं, जैसे आपने बात की, वो बहुत ओवर पावर है एज कम्पेयर टू जजेस के। इधर हमारे जजेस जो है वो विक्टम है, एज अ विक्टम है। लेकिन सडनली ऐसा होता है कि जब हम हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट भी किसी हद तक तो नहीं, तो जब हम सुपीरियर कोर्ट में जाते हैं, तो जजेस बहुत ज्यादा इनके पास पावर आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैसे भी जो इन्होंने अपने रूल डिसाइड किए हुए हैं। और जो हमारे इधर जो विक्टिम बन जाता है वो लेजिस्लेटर बन जाता है। तो सर इन दोनों को हमने कैसे बैलेंस करना है? और सेकंड साइड जो लास्ट 2 या 3 ईयर से चल रहा है जुडिशरी में एलिवेशन का क्राइटेरिया, सर क्या ये क्राइटेरिया, क्योंकि अगर 17 हमारे पास जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस के, तो जिसमें से 6 7 8 बैक चीफ्स होती हैं, और सबको पता है वो किधर से आती हैं, जिसी की वजह से सारे बेंच मैन जो हो रहे होते हैं केस, उनको जिस तरफ भी हवा है उस तरफ को केस मिलता है। तो ये बताइएगा सर, जो हमने जो एलिवेशन ऑफ जजेस एट द सुपीरियर सुपीरियर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये जो क्राइटेरिया है, क्या ये लेजिस्लेटर ने इसे डिसाइड करना है? क्योंकि वो जब कहती है हम बनाएंगे, जैसे सागदार ने एक तकरीर में कहा, तो देन सडनली उमर अता बंदयाल ने कहा था कि ये आप हमें कर्टेल कर रहे हैं पावर्स को। और अगर ये हुड बनाएंगे तो क्या सर ये बना सकते हैं? इनके पास वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इनके पास कि ये एलिवेशन का क्राइटेरिया हो डिसाइड? सर वैसे क्राइटेरिया होगा क्या? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी कौन सी है शहरोज? सर एग्जैक्ट ये लेजिस्लेशन ही है, पार्लियामेंट ही लेजिस्लेचर है है ना? हमारी। जी सर। मुकर्रना, अगर मुकर्रना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है तो फिर वो क्या वो लेजिस्लेट नहीं कर सकती? फर्ज करें मुकर्रना डिसाइड करती है कि हमने जुडिशरी खत्म करनी है पाकिस्तान, तो वो क्या करेगी? वो लेजिस्लेट कर देगी कॉन्स्टिट्यूशन टू थर्ड अमेंडमेंट से कि ये जितने भी 175 से 212 212 तक हैं, इनको मीट कर देगी, जुडिशरी खत्म हो जाएगी। सो द पावर लाइज विद द पीपल। देखिए, जब लोगों के पास पावर है, दैट इज ट्रांसलेटेड थ्रू लेजिस्लेटर्स। जी हम बात कर रहे हैं ना। अब आप सिर्फ दो 204 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देख लें, आर्टिकल 204। देखिए, इतनी ज्यादा आपने प्रोटेक्शन दे दी, आप बात ही नहीं कर सकते। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मैंने कहा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से मुराद सिर्फ यही है कि एक जजमेंट को अगर एग्जेक्टिव नहीं मानती तो उसके ऊपर उसको प्रोसीड किया जाए। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो मुहज़्ज़म मुआशरों में नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ाहिर जजमेंट्स के ऊपर आपने बात करनी है। फर्ज करें कि एक जजेस के बारे में बात हो रही है, तो इट शुड नॉट बी एन इशू। तो ये तो इशू नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो अपना इजहार, जो उनकी जो स्ट्रेंथ है, दैट शुड बी दी जजमेंट, और जजमेंट ने इम्प्लीमेंट होना है। अब बाकी चीजों पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, जजमेंट में नहीं लगती पाकिस्तान में। क्योंकि पर्सनली लगेगी कि हमें ये कहा गया या हमें ये कहा गया या हमें ये कहा गया, लेकिन जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है जजमेंट की, उस पर नहीं लगेगी। बिल्कुल जो क्राइटेरिया है जजेस की, जस्टिस की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडिशनल सेशन जज और सिविल जज, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्टिस। उसमें गैप्स हैं, और वो गैप्स मैनूवर होते हैं, और आपको भी पता है मैनूवर होते हैं, किस तरीके से मैनूवर होते हैं। वो गैप्स के ऊपर मैंने कहा था वो उन्हें कंपेटिटिव करने की जरूरत है। व्हेन यू से कंपेटिटिव, तो आप एक कंपेटिटिव प्रोसेस से लेके आएंगे, और वो फिर सबके लिए होगा। वो लॉयर्स के लिए भी हो सकता है, सिविल सर्वेंट्स भी उसमें आ सकते हैं, उसमें दूसरे स्पेशलाइज लोग भी आ सकते हैं। जब वो एक कंपेटिटिव प्रोसेस से गुजरेंगे, तो जाहिर है जिसकी कैपेसिटी होगी, एबिलिटी होगी, वो होगा।
व्हेन हमारे जजेस के ना दो दो चीजें हैं होनी चाहिए, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स में भी होनी चाहिए, सब लोगों में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैपेसिटी। सिस्टम में नालायक बंदा नहीं होना चाहिए, गवर्नेंस सिस्टम में नालायक बंदा नहीं होना चाहिए, और रिटेन भी नहीं होना चाहिए। ना उसकी रिक्रूटमेंट हो, ना एलिवेशन हो, ना हो। पाकिस्तान में एक दफा अगर आप सिस्टम में आ जाएं तो फिर आप रिटायरमेंट के बगैर आप जा नहीं सकते। सिस्टम के अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि किसको रिटेन करना है, किसको रिटेन नहीं करना। एक आपने क्वेश्चन किया जी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। मैं तो प्राइमरीली मैं जो है वो अवाम की जो है पब्लिक इंटरेस्ट की वो बात करूंगा। पाकिस्तान में जो एक चेक्स एंड बैलेंसेस का निज़ाम है होना चाहिए, जुडिशरी के पास इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पे आप एग्जेक्टिव को या उसको क्या कहते हैं लेजिस्लेचर को आगे नहीं लगा सकते। इवन जो लेजिस्लेशन है उसके उसको भी जो स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है उसके ऊपर एडवाइजरी जजमेंट्स आ सकती है, लेकिन लेजिस्लेचर को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे और अवाम उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगी, सिस्टम कहीं नहीं जा रहा। हम ऐसे ही बहस करते रहेंगे। दी सोसाइटी इज एब्सोल्युटली करप्ट, हर लिहाज से करप्ट है। देखिए हमारी सोसाइटीज की वैल्यूज जो मैंने देखी है कि यहाँ पे मीन्स के झूठ बोलना जो है वो एक स्टाइल है। वी डोंट बॉदर कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, कि इस हद तक हमारी सोसाइटी करप्ट है। जब आपकी सोसाइटी करप्ट सोसाइटी, उसके ऊपर जितने भी गवर्नेंस सिस्टम्स जो मर्जी कर लें आप, जितने मर्जी चेक्स एंड बैलेंसेस कर लें, वो बेहतर हो ही नहीं सकते। आप शॉपकीपर के पास जाएं, आप फल फरोश के पास जाएं, आप प्रॉपर्टी के पास जाएं, एवरीवन इज करप्ट। क्योंकि उन्हें पता है कि इफ आई डू करप्शन मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। जब हीरोज हमारे जो हैं वो कौन से हैं वो भी हमें पता ही है। यहाँ पे अगर आप एक ऑनेस्ट हो, मतलब कितना कैसा अनफॉर्चुनेट है कि इफ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन बाय डिजाइन, और होता है लोग। वैसे आपको एक बुक जरूर पढ़नी चाहिए, मुकदमा इब्ने खल्दून की। वो बहुत ही अच्छी बुक है, दैट टॉक्स अबाउट द साइकी ऑफ सोसाइटी, कि किसी भी ग्रोह में दो तरह की एक्सट्रीम्स होती हैं और मेजोरिटी डिपेंड करती है कि उन्होंने कहाँ जाना है। तो सोसाइटी करप्ट है, सारी चीजें उसमें करप्ट हैं, और उसमें इदारों में भी सोसाइटी से लोग आते हैं, वो आते हैं। इसलिए तो मैं बार बार अर्ज करता हूँ कि जब तक पावर लोग अपने मकसद के लिए यूज नहीं करेंगे, पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आ सकती। डेफिनेटली जो डिफेक्टो पावर्स हैं पाकिस्तान में वो मैनूवर करती हैं, जो डिजोरे पावर्स हैं वो मैनूवर करती हैं। फिर देखे ना जी, अगर आपके ऊपर प्रेशर आता है तो फिर आपको उस हदीस का पता होना चाहिए, क्योंकि वी आर मुस्लिम्स, तो हमारा एक फेथ है। तो फिर हमें वो जॉब नहीं करनी चाहिए, सिविल सर्वेंट्स को भी नहीं करनी चाहिए। अभी बहुत सी डिस्कशन होती थी दोस्तों के साथ फॉर्म 45 को लेके 47 तक। तो आई नो 7 and 8 सिविल सर्वेंट्स जिन्होंने नहीं की। सो दे वेंट टू दैट एक्सटेंड कि अगर आपने जॉब से निकालना निकाल दें, वो करना है वो करना है। फिर कुछ जरा कुछ नहीं हुआ। तो मीन्स के ये कोई मैं इसको जस्टिफिकेशन नहीं समझता कि जी अल्लाह ताला ने या हमारे निज़ाम ने, आई शुड नॉट बी, आई शैल ओनली बी यूजिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस। तो फिर आप ऐसा करते हैं, देखें इस तरह फिर सोसाइटीज चल नहीं जाती। लेकिन सोसाइटीज इवॉल्व होती हैं, सोसाइटीज बढ़ती हैं, सोसाइटीज आगे चलती हैं। वी आर इन अ प्रोसेस। वो एग्जेक्टिव एक्सेसेस भी हैं, सोशल एक्सेसेस भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस भी हैं, और फिर जुडिशियल एक्सेसेस भी हैं। और जो एक एलीट इंटरेस्ट है हर जगह वो होता है। डॉक्टर साहब जरा अनम्यूट करें अपने आप को, आप से हमने बात करनी है। सर आवाज आ रही है? जी जी, अब आपकी आवाज आई है। पाकिस्तान में आप समझते हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स हो सकती हैं? सर जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं वो नीड ऑफ द आवर है, अभी इनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम डे टू डे अफेयर्स देख रहे हैं उसमें जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है वो अंडरमाइन हो रही है बहुत फेयरली। जो आपने बताया इसमें बैकलॉग ऑफ केसेस है, डिलेज हैं, और इसमें जो पब्लिक का ट्रस्ट डेफिसिट है, टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस नहीं है पब्लिक की तरफ, तो जो लोगों की ग्रीवेंसेज है वो रिड्रेस ही नहीं हो रही। तो फिर उसका जो कोर पर्पस है जुडिशरी का, जिसके लिए उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, वो बिल्कुल जो है बैक एंड पे चला जाता है। तो बात आ गई रिफॉर्मेशन की, बिल्कुल रिफॉर्मेशन की जरूरत है, इसको रिफॉर्म होना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं जिसमें आपने उन सारी चीजों को मेरे से बेहतर एलेबोरेट कर दिया, जिसमें लॉज हैं और प्रोसीजरल लॉज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, कोर्ट का जो डिस्पेंसेशन ऑफ बिजनेस है उसकी चीजें हैं, अकाउंटेबिलिटी है। मैं अब आपसे थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं जल्दी जल्दी।
जो जी जी। सब्सटेंटिव लॉज हैं और जो प्रोसीजरल लॉज हैं, क्या आप समझते हैं कि ये बेहतर है या कैसे बेहतर हो सकते हैं, इसके बारे में बताइए। सर अगर लॉज को हम एज अ होल एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखें तो एज सच मुझे कोई फ्लॉ इन लॉज में एज सच को ग्रेटर फ्लॉ नजर नहीं आता। जी जी जो जी। हो रहा होता है वो हमारे लॉयर्स और जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी एंड पे जो है वो मैनिपुलेशंस हो रही होती हैं। अब आप फैमिली लॉज के ऊपर आ जाए, जो मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट है और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, इसमें जो राइट्स हैं जो मैट्रिमोनियल बॉन्डिंग में, वो वेमेन के राइट्स को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। और उस पे जो कंसेशंस हैं, कोई जो स्पाउस का जो उसका हस्बैंड है उसके लिए वो बहुत लीस्ट होती हैं उसके लिए। अगर केस में कोई किसी किस्म का डिसीजन उसके अगेंस्ट हो जाता है तो वो किसी अपीलेट फोरम पे भी जाता है तो उसको कोई खास रिलीफ नहीं मिलता। अब यहाँ होना क्या है, अब यहाँ पे आप या इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कई दफा इस तरह होता है कि हमें ना चाहते हुए भी इस गर्दाब में गिरना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, हमें उस केस को डिले करना। वी हैव टू एलिमिनेट द विल ऑफ दैट पर्टिकुलर वुमन टू फाइट दैट केस। हमने उसको डिले इतना करना है टेक्निकलिटीज पे और उसके ऊपर जो लीगल फॉर्मेलिटी है उसके ऊपर स्ट्राइक्स का हम सहारा लेते हैं। हम लोग उसके ऊपर पावर ऑफ अटॉर्नीज चेंज कर देते हैं टाइम एंड अगेन। वो वोट मिसलिनियस एप्लीकेशंस डाल देते हैं, उन पे जो रिटन स्टेटमेंट है उसका जवाब नहीं देते। तो अच्छा, ये तो वाली फिर अगर चीजें अगर जो है। अगर यू आर टॉकिंग अबाउट द लॉयर्स पर्सपेक्टिव कि लॉयर्स किस तरह मुश्किल पैदा करते हैं, तो फिर जी जी। जजेस के पास, जजेस आर एम्पावर्ड। अगर वो लॉयर्स नहीं आते, पावर ऑफ अटॉर्नीज नहीं हो सकते, तो दे कुड डिसाइड। अब देखें। सर अब जी जी। आई एम वेरी सॉरी टू से सर के जो विद ड्यू एक्सेप्शंस जो मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द जजेस हैं, मुझे वो डिसइंटरेस्टेड नजर आते हैं काम में। they यस didn't यस। take any attention they didn't take any attention towards the files. They not bother to investigate or probe into the matter. आप जब किसी कोर्ट में भी जाएंगे आपको जज साहब जो है वो या तो रिटायरिंग रूम में चाय पीते मिलेंगे, उनके पास कुछ बार के मेंबर्स बैठे होंगे या कुछ जजेस बैठे होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जाते हैं, हमें कोर्ट्स में जजेस अवेलेबल नहीं मिलते। वो उनकी सीट्स खाली होती हैं, पता चलता है जी वो थर्ड फ्लोर पे दूसरे जज साहब के पास कोर्ट में बैठे हुए हैं। ये आपके वर्किंग आवर्स के दौरान हो रहा होता है, जिस वक्त आपके पीक अच्छा राव वर्किंग साहब, आवर्स मैं होंगे आप। आपकी बात को कंक्लूड करता हूँ। अगर एक एक सिविल जज, मैं सिविल जज की बात करता हूँ, ये एक मैजिस्ट्रेट है, वो चाहे कि 15 दिन में मैंने केस खत्म करना है और उसे कॉन्सिक्वेंसेस की किसी किस्म की परवाह ना हो, क्या वो कर सकता है? सर एग्जैक्टली वो कर सकता है। ठीक, बिल्कुल मैं भी समझता हूँ वो कर सकता है। लॉयर्स नहीं आते तो वो अपनी 2 डेट्स देखेंगे। लॉयर्स नहीं आ रहे तो फिर जाहिर है, अगर एक एक मुकदमा पैरवी नहीं हो सकता तो उसके बगैर भी तो जजमेंट्स आ सकती हैं, फिर खुद जाके वो अपील सर में प्रोसीजर उसको इजाजत देता है, सर इजाजत प्रोसीजर उसको एम्पावर करता है, ऑथोराइज करता है सर इस चीज के लिए। एक्स पार्टी लेकिन डिसीजन। बस वो लीस्ट इंटरेस्ट। जी। तो जी जी। तो इट मीन्स के इंटेंट इश्यूज लॉयर्स की जानिब से भी आ रहे हैं। अच्छा, ये जो लॉयर का पर्सपेक्टिव है ना, मैं इसको इतना नहीं मानता पर्सनली, क्योंकि देखिए लॉयर जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, लॉयर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लॉयर सिर्फ लॉयर ने इंस्ट्रक्शन देनी है। लॉयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लिटिगेंट। ठीक है। अब जो जस्टिस जी है, जी। जो जज है, वो रिस्पॉन्सिबल है हमें पब्लिक इंटरेस्ट को, अपने फेथ को और अपने ओथ को। ठीक है। तो अगर लॉयर लॉयर करता है तो करता है, तो इट इज प्राइमर। हम लॉयर्स को ये कह सकते हैं कि देखिए जी, बार का रोल है, आप अच्छे रहें, ये करें वो करें, लेकिन प्राइमरली ये तो मीन्स के if I am in civil service, if I am in judiciary, तो primarily I am under oath. I have to deliver, and if I cannot deliver, and I know I can deliver, at least कुछ ना कुछ मैं डिलीवर कर सकता हूँ, तो मैं फिर डिलीवर नहीं करता तो फिर मैं सारा जो मुद्दा है वो लॉयर्स के ऊपर तो नहीं डाल सकता। सर एग्जैक्टली आपने बात सही की है। ये भी एक जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता है यहाँ पे, जब हम रिफॉर्मेशन ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो एक लॉयर शुडंट बी अ जज। ये जो आप एक वो वकील हजरात ही जो स्पेशली जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए कंटेस्ट करते हैं और वही उसी पे जाके फिर विराजमान होते हैं। जब एक लॉयर एक प्रैक्टिस की रियाम में आके काम करता है, वो वहां पे जो मैनूवरिंग और वो सारी चीजें डिलेइंग टैक्टिक्स और दूसरी चीजें प्रेशर ग्रुप्स और उन चीजों को जब देखता है और जब वो इनको प्रैक्टिस करता है और उसके बाद जब वो थ्रू प्रोसेस जाके बतौर जज बैठ जाता है, तो वो ही हैज अ पार्ट ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन विद द लॉयर्स। कि वो एब्सोल्युटली। चाहता है कि ये जो चाह रहे हैं इसको प्रोसेस को इसी तरह चलाया जाए, एंड ही डोंट वांट टू बी एट कन्फ्रंटेशन
या वो कंटेस्ट ही नहीं करना चाहता उस चीज अच्छा, को? मैं कैपेसिटी की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी कर लेते हैं, केसेस एज सिस्टम डेवलप करते हैं, तो क्या उनका राइट नहीं है, वो जस्टिस नहीं बन सकते हाई कोर्ट के? इफ देयर इज अ सर्टेन स्टैंडर्ड, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। वो सिविल सर्वेंट है, क्रिमिनोलॉजिस्ट है, वो एविडेंस का स्पेशलिस्ट है, वो दूसरे लीगल प्रैक्टिसेस का स्पेशलिस्ट है। यू कैन लर्न एट एनी टाइम। मीन्स के आप, मैंने मैंने ऐसे सिविल सर्वेंट्स देखे हैं राव साहब, जो जिनकी लीगल कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि कोई भी जज मैच नहीं कर सकता। इवन जो टॉक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, उन चीजों के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट होता है, लोग पढ़ते हैं, लोग रिसर्चेस करते हैं। तो एक कैपेसिटी के लिहाज से भी competitive वो, यू कुड बी अ सिविल सर्वेंट, आई कुड बी अ जज, व्हाई नॉट, इफ वी मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स। एग्जैक्टली सर, दिस इज ट्रू कि देखिए लॉ लॉ एक सोशल साइंस है। और सबसे पहले तो लॉ कोई कोडिफिकेशन से अगर हम पहले बात करें तो लॉ इज अ कॉमन सेंस। यस। ये एक साइकोलॉजी की चीज है। जिस बंदे की कॉमन सेंस जो है वो आपके डे टू डे अफेयर्स में वो उसको डेवलप कर लेता है, वो चीजों को डिजेरे और डिफेक्टिव, क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के दरमियान डिफरेंशिएशन करना सीख जाता है, और मामला फै भी उसके अंदर इस कदर बढ़ जाती है। तो लॉ तो सर ये इसके एग्जाम्स भी ओपन बुक एग्जाम्स होते हैं मोस्टली। आप लॉ ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको बुक्स मिलती हैं साथ, और एग्जैक्टली। आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे आपको कोर्ट के साथ, आपको कोर्ट्स में जजेस के सामने बुक्स पढ़ी हुई मिलेंगी लॉज की। यू कैन कंसल्ट देम एनी टाइम यू वांट। तो रही बात ये कि सिर्फ एक लॉयर को ही जज होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल ये बात आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कोई भी सोशल साइंसेज का प्रोफेसर हो, कोई और इसी तरह स्टूडेंट हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो, ये कोई भी शख्स है जिसकी इस पे ऊपर अवेयरनेस है सोशल साइंसेज के ऊपर, और जिसकी कॉमन सेंस अच्छी है, जो साइकोलॉजिकली चीजों को जो एसरटेन करके किसी एनालॉजी के थ्रू डिसीजन पर पहुंच सकता हो, ही कुड बी ए जज। यस, क्योंकि कंपेटिटिव प्रोसेस से गुजरना है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो पाकिस्तान में जुडिशरी की सबसे अच्छी बात है, जो हम ब्यूरोक्रेसी में लेके आना चाहते हैं, कि देर आर थ्री टीयर ऑफ इंडक्शन: द सिविल जज, द एडिशनल सेशन जज एंड द जस्टिस। ब्यूरोक्रेसी में पैक्ड है, 17 में आते हैं, फिर आप ऊपर नहीं जाते थे, आ सकते। लेटरल एंट्री बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा एचआर अवेलेबल है, आपने लेके आना है। तो जो तीनों टीयर्स हैं, सिविल जज की, एडिशनल सेशन जज की, और जो जस्टिस की हैं, आपके ख्याल में क्या वो competitive हैं? क्या उनको competitive और होना चाहिए, ताकि बेहतर एचआर जो है, जो भी गिवन प्रोसीजर्स हैं, उसमें आ सके? सर इसके ऊपर जो निपोटिज्म का और जो फेवरेटिज्म का एलिमेंट है वो बहुत ओवरवेलमिंग है जुडिशियल एग्जाम्स में। इसमें बिकॉज आई हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन वन और टू एग्जाम्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो वहाँ हमें देखने को मिलता है कि आप के जो अभी जो जुडिशियल नीचे सिविल कोर्ट्स के जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं या एडिशनल सेशन जजेस हैं, उनमें मोस्टली आपको जो लेगेसी मिलेगी वो उन लोगों की मिलती है जिनकी फैमिली में प्रोजेनी होती है उनके जुडिशियल ऑफिसर्स की। वो वहां पे नेपोटिज्म के थ्रू जरूरी नहीं है, उसमें क्राइटेरिया बहुत से कॉम्पिटेंट लोग भी हैं, लेकिन मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता। आई कैन नेम दो पीपल हु आर जजेस, उनको फिंगर टिप्स पे दे वो इवन डिक्टेट नहीं करवा सकते अपना डिसीजन वहां पे बैठे हुए उसके ऊपर। वो मैकेनिकल जो डिसीजन है दूसरी कोर्ट से डाटा लेते हैं, उसको स्टेनो को कह के सिर्फ उसके ऊपर आपकी पार्टीज नेम वगैरह चेंज करके मैकेनिकल ऑर्डर सर वो वहां से निकाल रहे होते हैं, और रिलीफ वाली कोई बात नहीं होती वहां। अच्छा राव साहब, आप ये भी देखते हैं कि जब पीपीएससी ने, पंजाब की बात करें, ये सिविल जजेस की इंडक्शन की है, तो बहुत कम जो है वो इंडक्शन हो चुके हैं। फिर जब हाई कोर्ट्स ने की, तो फिर बल्क में उसकी रिक्रूटमेंट हुई। अच्छा, अब आप, आपसे मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर हम ज़रा क्वेश्चन पूछेंगे। जो ये हम सबको पता है कि जुडिशियल प्रोसीजर्स में, जुडिशियल डिसीजंस में भी इंटरवेंशन है, बार की इंटरवेंशन है, फिर बहुत ज्यादा इंटरवेंशन है, फिर डिफेक्टो इंटरवेंशंस हैं, दूसरे इंटरेस्ट की भी इंटरवेंशन है। तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट तो प्रैक्टिकल नहीं है। ये जितने भी इंटरवेंशंस हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव इंटरवेंशंस हैं या फोर्स्ड, उसे क्या कहते हैं, इंटरवेंशंस हैं, इससे कैसे जुडिशरी को अलग किया जा सकता सर व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन कॉलेज ऑफ लॉ एट पंजाब यूनिवर्सिटी, तो हमारी वहाँ पे एक लेक्चरर प्रोफेसर हुआ करती थी। शी हैज बीन अ सिविल जज और वो मजिस्ट्रेट भी नहीं थी। तो उनके साथ ड्यूरिंग सर्विस पोस्टिंग के दौरान कुछ लॉयर्स ने इस कदर रॉग और जो बिलो द बेल्ट रवैया रखा कि शी डिसअपॉइंटिंग रिजाइन, उन्होंने रिजाइन किया। वो वापस आके दोबारा लेक्चरर बनी, तो हम सुना करते थे कि यार जो ये हमारी टीचर है ये शी हैज बीन अ जज,
तो मैंने जसारत की उनसे सवाल करने की कि आप इतनी लुक्रेटिव पोस्ट छोड़ के, जहाँ पे आपके पास इख्तियार था, आप सब पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रही थी, आप ये आके मतलब एक आपने लेक्चरशिप ले ली, तो ये इसकी क्या वजह है? क्योंकि आपके सवाल की फर्दरेंस में मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आई वांट टू प्रोड्यूस जो क्वालिटी लॉयर्स, जो जाके आगे जज बनेंगे या जजेस को काम करने देंगे। तो हमें जो आपकी बात आपने भी एक बताया था कि बुनियादी तौर पे हमारी सोसाइटी करप्ट है। हमारी सोसाइटी में नॉर्मेटिव अप्रोच बिल्कुल नहीं है। हम झूठ बोलने में जो है वो बिल्कुल फख्र महसूस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। आप लोअर लेवल चले जाएं, आप किसी पांचा फरोच रेडी बान के पास चले जाएं, उसने खूबसूरत फ्रूट जो होगा वो बिल्कुल आपके सामने लगाया होगा और पीछे ढेर के उसने गंदा रखा होगा। जैसे ही आप उससे खरीदने की कोशिश करेंगे वो आपको नीचे से गंदा निकाल के दे देगा। आप पंक्चर वाले के पास चले जाएं, आपका मुंह उधर हुआ नहीं, उसके अंदर 3-4 कील मार के वो पंक्चर करता है। मैं एक ये बुनियादी बात कर रहा हूँ, ये हमें ग्रास रूट से ये चीजें चलती आ रही हैं और यही ह्यूमन रिसोर्स है। यही आगे किसी भी तरह से आगे लीडिंग पोस्ट पे जाके बैठता है, एग्जीक्यूटिव में बैठता है, जुडिशरी में बैठता है, पॉलिटिशियंस भी यही लोग हैं, तो उनकी प्रायोरिटीज भी वही होती है। अच्छा, मैंने आप दुनिया में देख रहे हैं जितनी भी सोसाइटीज, कोई भी ऐसी सोसाइटी जो करप्ट है, वहां पे अच्छा सिस्टम नहीं चल रहा गवर्नेंस का। आप ये भी देख लें, जो सोसाइटी करप्ट नहीं है वहां पे इश्यूज ही नहीं है जो हमारे इश्यूज हैं। तो क्योंकि द स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द सोसाइटी इन विच वी लिव, वो सर्टन इश्यूज हैं उसके, और वो हम उसको क्यों नहीं मानते। मैं तो जहां भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि जैसी सोसाइटी है, हमारी करप्ट सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जिसको भी मौका मिलता है, चाहे वो बिजनेसमैन बन जाए, चाहे वो एग्जेक्टिव में आ जाए, जुडिशरी में आ जाए, जहां मर्जी आ जाए, उसके वो सोसाइटी के इश्यूज रहते हैं। वो लॉयर्स के बारे में आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब आप लिटिगेशन मैनूवर करते हैं, सडनली यू आर एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ जज, तो उसमें फिर जाहिर है आप बहुत सारे सोशल आपकी कनेक्टिविटी है वो देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन हैं जी तो शहबाज साहब से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर जी मेरा सर आवाज आ रही है? जी जी, आपके पास आ रही सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो बताया फेडरल शरीयत कोड, सर इसकी क्या लिमिट्स हैं और क्या इसके इख्तियारात हैं कानून के अंदर? है। अच्छा, मैं आपको एक 1964 के फैमिली लॉज हैं, आपको पता होगा, जिनके बारे में जो पाकिस्तान की क्लर्जी है वो कहती है कि अन इस्लामिक है। वो पढ़े हुए हैं फेडरल शरीयत कोड में बड़े अरसे से। तो उसके ऊपर अभी तक नहीं फैसला हो सका। फेडरल शरीयत कोड का बुनियादी पर्पस यही है कि जो पाकि अगर आप इस्लामिक प्रोविजंस देखें, तो उसमें कोई भी लॉ जो है वो अन इस्लामिक नहीं हो सकता। तो एक इस्लामिक एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कोर्ट है, उसमें वो तमाम लेजिस्लेशन, अगर लेजिस्लेशन के ऊपर ये इतराज लगे कि ये अन इस्लामिक है, फिर वो फेडरल शरीयत कोर्ट उसको देखती है और उसके ऊपर जजमेंट्स देती है। वहाँ पे भी जाहिर है वही इश्यूज हैं जो दूसरे इश्यूज हैं। इवन आर्टिकल 212 के तहत जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पे भी इश्यूज हैं। मैं इसके बारे में हमेशा ये कहता हूँ कि पीपल टॉक में कि देखें, बड़ी डिबेट होगी, बड़ी बहस होगी, बिल्कुल हम करते हैं। जब तक अवाम अच्छे नुमाइंदे मुंतखब नहीं करेगी, अवाम खुद अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगी, पाकिस्तान या फॉर दैट मैटर किसी भी सोसाइटी में बेहतरी नहीं आ सकती। और उसमें फिर मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा रोल है, सारा कुछ कर सकते हैं। फिर ज़ाहिर है मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि आपको रियासत के साथ साथ सोसाइटी में भी काम करने की जरूरत है। चीजें कांस्टेंट नहीं रहती, चीजें बेहतर होती हैं। पाकिस्तान में चीजें मेरे ख्याल में सोसाइटी की दो तीन बल्कि पिछले 5 साल से काफी बेहतर हुई हैं। जो मिथ्स हमने ब्रेक किए हैं, जो जो हमारे मजहबी लोग थे उनके बारे में मिथ्स काफी ब्रेक हुई हैं, सोसाइटी के बारे में हुई है पाकिस्तान में। इस वक्त आप देखें, मैं कभी कभी इसके बारे में आई जस्ट फील समथिंग के पाकिस्तान में कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं है जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते हो। फॉर फॉर मैनी थिंग्स, और ये बिल्कुल ठीक है। जस्ट 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 गो थ्रू। पाकिस्तान में कोई इदारा, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो सरकारी, जो उसकी अगर इज्जत की जाए। और मेरे साथ ये एक्सपीरियंस होता है कि आपके साथ भी होता होगा कि एज तारिक, जो लोग मुझे तारिक के तौर पे जानते हैं शायद वो मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हो। आई एम नॉट दैट गुड पर्सन, लेकिन व्हेन आई टेल देम आई एम अ सिविल सर्वेंट, तो फिर नो वन इज रेडी टू गिव मी रिस्पेक्ट, इवन माय फैमिली। तो वो भी मुझे समझते हैं कि ये कोई शायद विलन विलन है। तो मेरे ख्याल में मैं ऐसे बुरा नहीं समझता कि एटलीस्ट देयर इज अ रियलाइजेशन विद इन द पब्लिक कि ये जो, देखिए जी, जैसे ये सीएसएस का जॉब ऑब्सेशन है, आप सीएसएस करें, आप पीएमएस करें, सिविल सर्विसेज में आए, जुडिशरी में आए,
लेकिन फिर ये ना सरमन्स ना दें हमें कि हम बहुत अच्छे हैं तो हम ये करते हैं तो हम वो करते हैं। यस, इट्स अ करियर, हैव योर करियर, इट्स योर चॉइस, ये आपका फंडामेंटल राइट है। बट फिर उस पोजीशन में आके फिर आप सरमज नहीं दे सकते कि वी आर स्पेशल पीपल, तो हमारे ये मॉरल्स हैं, हमारी ये चीजें हैं। वो हम सबको पता है हमारे क्या मॉरल्स हैं, क्या मॉरल्स नहीं है। बल्कि मैंने मैंने कल लिखा भी था इसके ऊपर कि पाकिस्तान में एलीट कैसे बनती है। एलीट के ऊपर हमने एक लेक्चर रखना है, एलीट कैसे बनती है। पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमों के पास इख्तियारात है, बेपनाह इख्तियार। और सरकारी मुलाजमों को, सिविल सर्वेंट्स को क्या चाहिए? उनको पैसा चाहिए। पैसा बिजनेसमैन के पास है, तो ये लोग आपस में मिलते हैं। तो जो पाकिस्तान का सरकारी मुलाजम है वो अपना इख्तियार बेचता है। जब वो अपना इख्तियार बेचता है तो उसे फिर जाहिर है फाइनेंशियल गेन्स मिलते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो वो टर्म्स यूज होती हैं, हाँ मेरे भाई हैं, हम आपके लिए ये करते हैं। लोग मकान ले लेते हैं, लोग लोग बेनिफिट्स और तरह के लेते हैं, पैसा नहीं पकड़ते। ये भी देयर इज सो मच हिपोक्रेसी। तो पाकिस्तान में सारे सरकारी मुलाजिम अपना इख्तियार, और इख्तियार किनको बेचा जाता है? जो कंपनसेट करते हैं फाइनेंशियली। मैं जब सिविल सर्वेंट्स को इवेलुएट करता हूँ या सरकारी मुलाजमीन को इवेलुएट करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ क्या ये अपना सरकारी इख्तियार बेचता है, क्या ये अपना सरकारी इख्तियार अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों या फॉर अदर फ्रेटर्निटी बेचता है कि नहीं बेचता। अगर वो नहीं बेचता तो ही इज ऑनेस्ट, अगर वो बेचता है तो वो ऑनेस्ट नहीं है, वो उसने जो मर्जी लिबादा पहना हो। तो फिर जाहिर है उसमें दूसरे इंटरेस्ट ग्रुप्स भी आ जाते हैं कि आप इस गवर्नेंस सिस्टम में जब रहते हैं तो इसके जो एक्सप्लॉइटर्स हैं, कुछ लोगों को इख्तियार चाहिए, कुछ लोगों को पैसा चाहिए, कुछ लोगों को पॉलिटिकल पावर चाहिए, कुछ लोगों को डिफेक्टो पावर चाहिए। दे पीपल सिट टुगेदर, दे मैरे वन अनदर। आप ये देखें कि एक मीडिया टाइकून है, वो अपने बच्चे की शादी करता है किसी फेडरल सेक्रेटरी से, फेडरल सेक्रेटरी किसी जनरल के बच्चे से शादी करता है, जनरल किसी पॉलिटिशियन से शादी करता है, वो जस्टिस से शादी करते हैं, फिर उसमें बिजनेसमैन आ जाते हैं, उसमें प्रॉपर्टी टाइकून्स आ जाते हैं। सो दे मीट थ्रू देयर रिलेशंस। तो दिस इज व्हाट दे लीड इन पाकिस्तान, और दे डिसाइड द फेट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये हम इसके ऊपर ना एक करेंगे। जी शहरोज, करें बात। सर जो आपने बात की थी, मैं उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे करने लगा हूँ कि जो अगर हमारी जो लेजिस्लेटर है या मजलिस से शूरा कर लें पार्लियामेंट, अगर ये एक बना देती है लॉ क्राइटेरिया कोई भी सुप्रीरियर कोर्ट के लिए, तो मैंने अभी आर्टिकल 188 ओपन किया जिसमें रिव्यू है। किसके इसमें है साथ, कि कौन सा आर्टिकल? 188 सर ठीक है। जी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट ऑफ मजलिस शूरा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव अ पावर के अंदर ये बात कर दिया जा रहा है। तो सर अगर मजलिस शूरा, सर मैं एक्चुअली इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ये रिसेंटली अभी हुआ है कि इसराइल के अंदर जो बेंजामिन नेतन्याहू थे, उन्होंने एक पावर्स टेल की थी जुडिशरी की कुछ, बट उन्होंने फौरन उसे नल एंड वाइड कर दिया। तो सर अगर पाकिस्तान के अंदर ये क्राइटेरिया बना दिया जाए मजलिस शूरा की जानिब से, तो ये भी सर टेल कर दिया जाएगा। मैं इसमें इस सेंस में वे फॉरवर्ड देखना चाह रहा हूँ, अगर मैं इस चीज को डिजाइन करता हूँ तो मुझे क्या वे फॉरवर्ड देना चाहिए देखिए कि कैसे इस चीज। आप शहरोज, इट्स वेरी सिंपल। आप एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल प्रोवाइड करें कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होगी दैट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी रिव्यू, दैट्स ऑल। वो तो फिर कोर्ट्स उठा ही नहीं सकेंगे उसको कि, लेकिन वो हमारी जुडिशरी में, हमारे सिस्टम में ऐसा है ही नहीं। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के सिस्टम में लेजिस्लेटर्स की या सियासी जमातों की नालायकी देखे कि वो उन्होंने लेजिस्लेट करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके जुडिशरी को इंतहाई ताकतवर किया है, बाकी इदारों को इंतहाई ताकतवर किया। आपको पता है दो इदारों के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनली हम बात नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेसी को इतना ताकतवर किया, सबको इतना ताकतवर किया, और खुद को कमजोर किया है। प्राइमरीली जो प्रोसीजर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी लेजिस्लेचर को लगाने चाहिए, को मैनेज करने चाहिए। लेजिस्लेचर का काम ही बेसिकली कानून साजी। थैंक यू। मैं ये समझता हूँ। अच्छा देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा शहरोज, डू यू लिसन मी? जी सर, यस सर। अरे मैं आपको ना इसकी ना प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैंने ना बहुत से, मैं मिनिस्टर से मिलता हूँ। अब मिनिस्टर्स पॉलिटिकल एग्जेक्टिव हैं, तो वो पटवारी से, थानेदार से, इन लोगों तक मैनेज करते हैं, उनको बड़ा अच्छा ताल्लुक करते हैं। अगर आप उनको देखें
सो ये एक ऐसा पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस में की लाशऊर में ये डाल दिया गया है कि पटवारी बहुत ताकतवर है। अब मैं असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्टी कमिश्नर की बात तो नहीं कर रहा ना। अभी आप देखें असिस्टेंट कमिश्नर के पास इतनी पावर थी, वो आरओ था, उसने जिसको मर्जी जिताया, क्या वो जितवा सकता था? कानून तो है नहीं इस मुल्क में। तो लाशऊर में वो ये समझते हैं कि 4-5 साल हमें, मैं शायद मेंबर रहूं, फिर शायद मुझे वजारत मिले ना मिले। तो अब जो परमानेंट आदमी है वो तो हमेशा रहेगा। आज तो एक पाकिस्तान पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, ये पिछले 10 सालों में उनका एक टेन्योर रहा है, मैं नाम लेना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो जब उन्हें पता चला कि ही विल बी नो मोर चीफ मिनिस्टर, तो उन्हें ये एडवाइस की गई कि आप 50 से 60 अच्छे प्रोकुरेट्स को मिलाएं, उनको खाने पे बुलाएं और उनसे आप ताल्लुकात अपने अच्छे तरीके से इस्तवार करें, ताकि जब आप चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे तो आपके काम चलते रहें। और मैंने चीफ मिनिस्टर्स को असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के पीछे भागते भी देखा है कि आप ये हमारे काम करते हैं, क्योंकि दे ओवरऑल दी पावर्स विद द एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, लेजिस्लेचर के पास तो पावर है ही नहीं। ये उनको अच्छा करना चाहिए इसके ऊपर काम। थैंक यू सर। एनीवन एल्स? कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम बात करें, नहीं तो फिर कॉल इट अ डे। कल हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आई हैव इनवाइटेड वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वो आपको जो, जी जी, अबरार बात करें, अनम्यूट कर लें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही? गुड। जी ओके। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आप क्या है? जी। अच्छा, ये सबसे पहले तो इट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन है मेरा रिपब्लिक पॉलिसी के साथ। तो एक बहुत बहुत अच्छी डिस्कशन जो आप लोग यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक इनपुट, ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसमें जस्ट ऐड करना चाह रहा था कि जो हम बात कर रहे हैं सिविल जुडिशियल रिफॉर्म्स की, नॉट ओनली द जुडिशियल रिफॉर्म्स, आई थिंक हमारे सभी सेक्टर्स के अंदर, आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, हमारे हमें हर जगह पे ऐसे लोग मिलते हैं दैट आर नॉट कैपेबल किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी जगह पे ठीक तरह से काम नहीं। तो मुझे लगता है कि हमें उस किसी भी एक डिपार्टमेंट को भी डिस्कस करना है या उसके ऊपर कुछ भी काम करने से पहले मुझे जरूरत मेरे ख्याल में कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम इज लाइक वेल, एक कुआं है जिसमें से कि सब लोग बाहर आ रहे हैं। तो जब तक हम अपना जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम, जो कि स्कूल लेवल की मैं बात करूं, जो कि हमारे पिछले लास्ट 20-30 ईयर्स में बहुत ज्यादा जिसमें खराबियां आई हैं, तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे अंदर वो अखलाकियात वो सारा कुछ उस तरह से नहीं परवान चढ़ा पा रहा जैसे आज से पिछली जनरेशन की अगर हम बात करें तो उस वक्त शायद था। तो मुझे लगता है कि हम ये सारी जितनी भी रिफॉर्म्स की बात करें, अभी जितनी भी यहाँ डिस्कस हुई चीजें, अगर हम वो सारी लोग हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। पाकिस्तान में रूल्स बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, बट उनको इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो इट आर द ह्यूमंस जो कि जिनके इन्वॉल्वमेंट के बगैर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और वो ह्यूमंस, यानी हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, अपने ह्यूमंस के ऊपर काम करने की जरूरत है, जो कि एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स के बगैर मुझे नहीं लगता किसी भी सूरत मुमकिन है। और जो कि पाकिस्तान में जिसके हमारे जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। हमारा जितना जीडीपी का कितना एक बहुत ही कम परसेंटेज जो हम एजुकेशन पे सर्व कर रहे हैं। जी तो आई थिंक दैट वुड बी द बेसिक बेसिक थिंग। उसके बाद हम बाकी चीज़ों की तरफ शायद जाकर उनमें कुछ भी इनपुट डाल के कुछ एक्सपेक्ट कर सके कि आउटपुट आएगी। जी। इब्रार भाई, इब्रार साहब, आप बिल्कुल ठीक कहना, ज़ाहिर है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म आपने चीज़ें देखनी हैं। आपकी फाउंडेशन सोसाइटी है, और सोसाइटी की फाउंडेशन जो है वो एजुकेशन है, हेल्थ है, सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज है। ये जो नेक्स्ट वीक हमारे लेक्चर है, वी आर गोइंग टू हैव 100 लेक्चर्स, तो उसमें ज़ाहिर है हमने तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कशन करनी है। नेक्स्ट वीक हमने एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात करनी है, और उसके मुख्तलिफ जो रिफॉर्म्स हैं कि हमने एजुकेशन में अखलाकियात को कैसे बेहतर करना है, हमने हायर एजुकेशन को कैसे बेहतर करना है, हमने स्किल एजुकेशन को हमने कैसे बेहतर करना है, सो दैट जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो इतना क्वालिटेटिव हो कि वो सोसाइटी के पर्पसेस को भी पूरा कर सके, और जो रियासत है उसके पर्पसेस को भी पूरा कर सके। और चाहे वो सोशल या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करे तो हमारे कैपेसिटी की क्राइसिस ना हो, चाहे वो एक मॉरल एस्पेक्ट को ले ले। मॉरल एस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं, प्रोफेशनलिज्म, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोई एक
रेफर्मिस्ट मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन देयर आर सर्टन प्रोफेशनल एथिक्स, उनको फॉलो किया जाए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं सिर्फ, क्योंकि हम वी विल बी टॉकिंग इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीक, अभी आप सिर्फ हम अपनी यूनिवर्सिटीज देख लें, तो पूरी दुनिया में जो रिसर्च प्रोवाइड करती है, हम यूनिवर्सिटीज करती हैं। अब मैं देख लें पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटी जो रिसर्च प्रोवाइड कर रही है। इवन एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर अगर हमने रिसर्च करनी है, अब जैसे अगर पब्लिक सेक्टर इंटरवेंशन है या प्राइवेट सेक्टर इंटरवेंशन है, गो इट इज अ प्रॉफिटिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, बट स्टिल देयर इज अ मार्जिन टू वर्क। तो हमारे पास रिसर्च ही नहीं।